अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ओआईसी इजलास में भारत बहुत उम्मीदों से शरीक हुआ था, मगर अब इसे ओआईसी में भी सुक्की का सामना करना पड़ा है। पाक भारत कशीदगी और भारतीय जारियत से मुतालिक आलमी मीडिया ने पहले ही भारतीय दावों को झूठा करार दिया था और पाकिस्तानी किरदार को सराहा था, और अब मुस्लिम दुनिया ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया है। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को ओआईसी के इजलास में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया था। इजलास से खिताब में उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ बात की, मगर ओआईसी के इख्तितामी इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की गई है। इजलास में मंजूर मुत्तफ़िका करारदाद में मसला कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला करार देते हुए मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की सख्त मजम्मत की गई है। करारदाद में भारतीय मजालिम की हालिया लहर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि जनूबी एशिया में इस वक्त तक देरपा अमन नहीं कायम हो सकता जब तक मसला कश्मीर नहीं हल किया जाएगा। इजलास में भारत की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है और पाकिस्तान को अपने दिफा में हर मुमकिन कदम उठाने पर भी जोर दिया गया है। भारतीय वजीर खारजा की शिरकत पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास का बाइकआउट किया था, मगर इनकी अदम मौजूदगी के बावजूद ओआईसी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को वाज़े तौर पर बेनकाब किया। और सिर्फ ओआईसी नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा भी अपनी रिपोर्ट में भारत को कश्मीरी मुसलमानों पर मुजालिम बंद करने का बार बार कह चुका है। यूरोपियन यूनियन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भी पिछले हफ्ते भारतीय अफवाज को तशद्दुद से बाज रहने पर जोर दिया, और अब ओआईसी की तरफ से भी भारतीय मुजालिम पर वाज़े मौक़िफ़ सामने आना पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ओआईसी ने अपनी करारदाद में बाकायदा मजम्मत की है जो इंडिया में मजालिम है ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, और उसको कंडेम किया है, दहशतगर्दी करार दिया है। यकीनन पाकिस्तान की भी सिफारती सतह पर यह कामयाबी है, लेकिन यह सिर्फ ओआईसी की हद तक महदूद है। या आप समझते हैं कि जो टेंशन में इजाफा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें आलमी सतह पर भी कश्मीर का इशू ज्यादा हाईलाइट हुआ है या पीछे चला गया है? शहजाद साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी है कि ओआईसी के इजलास ने ये एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की है जिसमें कि स्टेट टेररिज्म का और कश्मीर के साथ जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उसका ज़िक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना जाने के बावजूद और उनके जाने के बावजूद पाकिस्तान वो हासिल कर पाया जो हमारी ख्वाहिश थी, और उसके लिए मैं सारी ओआईसी के उन ममालिक का जिन्होंने हमारा साथ दिया शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जहाँ तक कश्मीर का मसला है, देखिए कश्मीर का मसला अब इंटरनेशनलाइज और उसकी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि कश्मीरियों की कुर्बानी, जिस तरह उन्होंने जिस जवां मर्दी से उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया है और वहाँ जो उन्होंने मुश्किल हालात में पुरअमन तहरीक जारी रखी है, ये काबिल सत्ताइश है। इसके साथ साथ अब 2-3 इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे कि इस मसले को और उजागर करने में मदद मिली है। नंबर 1, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट जो जून 2018 में शाया हुई जी। इसके साथ साथ ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री कमेटी ग्रुप की रिपोर्ट कश्मीर पे हाउस ऑफ कॉमन्स की जो 30 अक्टूबर को शाया हुई, और इसके साथ साथ जो यूरोपियन पार्लियामेंट में एक पब्लिक हेयरिंग की गई जो उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने ब्रसल्स में जो अभी हाल ही में गालिबन 19 फरवरी को जो हेयरिंग की, उससे ये सारी चीज़ें सामने आ गई। और वो लोग जो कहते थे कि वो मसला वहाँ बिल्कुल है ही नहीं, अब वो दो लोग कह रहे हैं कि देखिए मसला बड़ा संगीन है। और इस पुलवामा के वाक़े के बाद जब दोनों तरफ एक महाजराई की कैफियत पैदा हुई और एक जंगी माहौल पैदा हुआ, तो लोगों ने कहा इसकी बुनियाद क्या है, तो पता चला बुनियाद मसला कश्मीर है। शाह साहब, कल स्टेटमेंट आया है, इंडियन एम्बेसडर जो है रशिया में, वो कहते हैं कि मामला जो है वो डी एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है और कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। आपका क्या मौकिफ है? क्या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होनी चाहिए, अभी भी इसकी जरूरत है, या आप समझते हैं कि कशीदगी में खातिर खा कमी आ रही है? देखिए, डी एस्केलेशन होनी चाहिए, हम उसके हक में हैं, लेकिन आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग जारी है, और आज आपने देखा कि डस्का में, और आज आपने देखा कि देरा गाजी खान में जो जनाजे पढ़े गए, जो जवान दफन किए गए, वो क्या है?
वो एक ताज़ी मिसाल है कि आज भी हालात मामूल पर नहीं लौटे। आज भी मकबूजा कश्मीर में जो कैफियत जारी है उससे तो मुझे कोई खुदा करे डी एस्केलेशन की तरफ हालात जाएं। भारत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में मदाखलत ना करे। वो कहती हैं कि शिमला मुआहदे के बाद ये दो तरफा मामला है। अच्छा, हम कहते हैं तो आप दो तरफा नशिस्त के लिए भी तैयार नहीं हैं, थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन से इज्तनाब करते हैं और इंटरनेशनल एजेंडे पे, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे जो रेजोल्यूशंस पड़ी हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं, तो फिर मसला हल होगा कैसे? शाह साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। एलओसी पे हमने देखा है कि पिछले 24 घंटे में भी जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा है। पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो एक जंग सा खतरा महसूस हो रहा था, क्या वो खतरा अब टल गया है? खुदा करे, हमारी तो ख्वाहिश है कि पहले दिन से कि ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो समझदारी से काम लेते तो ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, उन्हें जहारियत की ज़रूरत ना पड़ती और हमें उनके जहाज़ गिराने की नौबत ना आती और ये कैफियत ना आती। देखिए, पहली बात तो यह है कि नौबत आई क्यों। ये सियासी ज़रूरत थी और उस सियासी ज़रूरत के तहत ये सब कुछ किया गया। आज मैं नहीं, आज हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर बहुत बड़ा सियासी तबका ये कह रहा है, पर वो सियासी ज़रूरत तो अभी मौजूद है, इंतखाबात तो अभी होने हैं। और अगर मामला गर्म करना था इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए, तो वो तो अभी ज़रूरत मौजूद है। ये जो ऑफर हमारी तरफ से की गई है, बार बार इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं और दहशतगर्दी पे बातचीत करना चाहते हैं, पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो ऑफर की गई है, लेकिन इसमें भी अगर हम कश्मीर का इशू इस वक्त पीछे रखेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है फिर कश्मीर को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दें और इस पर बात ही ना हो, आगे जाकर इंडिया से सिर्फ हमारा डायलॉग महदूद रह जाए दहशतगर्दी तक? देखिए, डायलॉग महदूद रह सकता नहीं है। जब आप बात करेंगे तो हमने हर उस इशू को एड्रेस करना है जो हमारे अंदर टेंशन्स को जन्म देता है। उसमें कश्मीर का इशू सरे फहरिस्त है, उसमें और इश्यूज हैं, सियाचिन का इशू है, सर क्रीक का इशू है, पानी का इशू है, बहुत से इश्यूज हैं जिन पर बैठकर हमने मामलात को सुलझाना है। सही है। डोजियर इंडिया की तरफ से अब हमें मिल चुका है पुलवामा वाकये पर। बता सकते हैं कि क्या तफसीलात है, ये मामला कहां तक पहुंचा है? डोजियर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें मिल चुका है। हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और अगर इस डोजियर की बुनियाद पर भारत हमसे इंगेज करना चाहेगा तो हम कहेंगे आइए बिस्मिल्लाह, हम यहाँ से कर लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप कह रहे हैं कि एग्जामिन अभी हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह चुका था, इमरान खान साहब ने भी कहा था कि आप हमें एविडेंस दें, अगर वो एक्शनेबल एविडेंस होगा तो पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा और हम नेक नियति से इस पर आगे चलेंगे। क्योंकि इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि आपने यही बात पठानकोट पे भी कही थी, कुछ नहीं हुआ, इस तरह की बातें उनकी तरफ से होती हैं। तो अभी तक जो एग्जामिन हमने किया है, कोई ऐसा सबूत सामने आया है, कोई ऐसे एक्शनेबल एविडेंस उनकी तरफ से दिया गया है या कोई ऐसी बात नहीं है? देखिए, मैं अब यहाँ इस प्रोग्राम पे तो मुनासिब नहीं समझता कि मैं उस डोजियर की तशरीह करनी शुरू कर दूँ। हाँ, जब वो बैठेंगे हम अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश करेंगे और उनकी सुनेंगे। कुरैशी साहब, इस वक्त इंडियन मीडिया कह रहा है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो मर चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। इस हवाले से कोई कंफर्मेशन है पाकिस्तान की सतह पर? मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है। ऐसी कोई इत्तला नहीं है। आपके मुताबिक मौलाना मसूद अजहर का स्टेटस अभी भी वही है जो आपने पिछले प्रोग्राम्स में कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इस वक्त ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है उनकी, यही है फाइनल आखिरी इंफॉर्मेशन आपके पास भी? अब आप बीबीसी के नुमाइंदा तो ना बने ना। नहीं, ये तो आपने पाकिस्तानी चैनल्स की पे नुमाइंदगी करे। ये तो आपने पाकिस्तानी चैनल्स पे भी कहा है, पुलवामा अटैक के बाद आपने कहा था कि अर्जी है बहस कर। देखिए शहजाद साहब बात को ट्विस्ट करके कुछ चैनल्स पेश करते हैं
और सियाको सबाक से हटकर भी बात करते हैं, तो मैं अब इस प्रोग्राम पर इस मौजू पर बात नहीं करूंगा। शाह साहब, लेकिन पाकिस्तान से बार बार सवाल होता है, जैश ए मोहम्मद को लेकर, मौलाना मसूद अजहर को लेकर, आपसे भी बीबीसी के इंटरव्यू में सवाल हुआ, इसके अलावा जितने इंटरनेशनल इंटरव्यूज दिए हैं बार बार ये सवाल होता है। तो इस पर अब हुकूमत की पॉलिसी क्या है कि जिस तंजीम को यूनाइटेड नेशन ने, अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, ब्लैकलिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी इन तंजीमों पर? अब देखिए, हमारी ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन हो। अमन के लिए डी एस्केलेशन ज़रूरी है। डी एस्केलेशन को हासिल करने के लिए गुफ्तो शुनीद ज़रूरी है। जब गुफ्तो शुनीद आप करेंगे तो उसमें बहुत से मौजू आ जाएंगे। उसमें दहशतगर्दी एक मौजू है, उसमें कुछ तंजीमें हैं जिन पर भारत को एतराज़ है, और कुछ वाक़यात ऐसे हैं, कुछ रवैये ऐसे हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और लॉज इन प्लेस मकबूजा कश्मीर में ऐसे हैं जिन पर हमें एतराज़ है। देखिए ना, आज आप कह रहे हैं कि भारत को कुछ तंजीमों पर वो सवालिया निशान उठाते हैं। हम कहते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत एक स्टेट टेररिज्म की जो हम अमली शक्ल देख रहे हैं, उस पर भी तो बात होगी ना, वो भी तो बात जरूरी है ना। लेकिन हमें तो अब उन इश्यूज को सेटल करना है जो सवालात हमसे पूछे जाते हैं, आलमी सतह पे पूछे जाते हैं। इस हवाले से अब हमारी क्या पॉलिसी है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि जो कलअदम तंजीमें हैं उसको ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा, और सिर्फ मामला इंडिया को लेकर नहीं है, फैटेफ का मामला है, उसमें अभी तक जो है खतरा। जी मैं समझ गया शहजाद साहब, हमने हर वो कदम उठाना है जिससे पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बहाल हो, बिल्कुल, और पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगते हैं वो न लगें। अब फैटफ का इशू है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र होता है, उस पर टेरर फाइनेंसिंग का जिक्र होता है, उस पर पाकिस्तान ने, इस मौजूदा हुकूमत ने बहुत से नए इक़दाम उठाए हैं ताकि हम इस पर पेशरफ्त कर सकें। और भारत की जो कोशिश है, हमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेले, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकलें, और ये हम पे कदगन जो लगी है और जो तलवार हमारे सर पे लटक रही है उससे हम आज़ादी हासिल करें। तो हम जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है हर वो कदम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में जो कशीदगी पैदा हुई, उसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट की जानिब से जिस किस्म के बयानात आ रहे थे और इंडियन मीडिया का जो किरदार था वो मनफी था, वॉर मॉन्गिंग की बात हो रही थी, इसलिए हालात इतने कशीदा हुए। पाकिस्तान में यह तजिया किया जा रहा था कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, और अब इंडिया में खुद आवाजें उठ रही हैं। इंडिया में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि जो कशीदगी बढ़ाई गई इंडिया की जानिब से, खासतौर पे नरेंद्र मोदी की जानिब से, उसकी एक बड़ी वजह भारत में होने वाले इलेक्शंस हैं। वहां का मीडिया भी अब ये सवाल उठा रहा है जिसका जवाब उनको नहीं मिलता कि जो भारत की तरफ से क्लेम किया गया था कि जब पाकिस्तान की सरजमीन को वायलेट किया गया, एयर स्पेस को वायलेट किया गया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, 300 साढ़े 300 लोगों को मारा गया, उसका कोई सबूत दिया जाए। इंडियन गवर्नमेंट के पास उसका कोई सबूत नहीं है। उनकी जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। इसलिए वहां पर अब ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जो इतनी इश्तियाल अंगेजी थी, जो इतनी कशीदगी बढ़ा दी गई भारत की जानिब से, उसकी वजह होने वाले इलेक्शंस हैं। इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान को जो सिफारती सतह पे कामयाबी हासिल हुई है कश्मीर में, जो पाकिस्तान था, वही मौक़िफ़ हमें ओआईसी की करारदाद में नजर आ रहा है जिसमें कहा गया है कि भारत ने जो मजालिम किए हैं कश्मीरियों पर वो टेररिज्म है, स्टेट टेररिज्म है, जिसको इस करारदाद में कंडेम किया गया है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ इंडिया से मौजूद है इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप सरदेसाई, आपने हमें ज्वाइन किया। जब ये पुलवामा इंसिडेंट हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एस्केलेशन देखी जा रही थी, तो यहां पे भी तज्जिया हो रहा था उस वक्त राजीव साहब के क्या ये सब कुछ इंडिया में होने वाले इलेक्शंस के लिए हो रहा है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत आवाजें उठ रही हैं इस हवाले से। वहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो भी ये क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या ये एस्केलेशन की वजह इलेक्शंस हैं, आने वाले इलेक्शंस, और जर्नलिस्ट भी ये सवाल कर रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा इस पर सर। देखिए, सच्चाई ये है कि पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ और उस आतंक और टेरर स्ट्राइक में करीब 40 हमारे सीआरपीएफ
जवान मारे गए। अब पुलवामा जब हुआ तब किसी ने तो ये नहीं कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए पुलवामा हुआ। तो ये कहना कि ये पूरा जो हो रहा है वो केवल चुनाव के नजरिए से हो रहा है, गलत होगा। अपोजिशन पार्टी सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठाना तो वाजिब है, ये उनकी दे हैव एवरी राइट, वो अपोजिशन पार्टी है, वो तो सरकार से सवाल उठाएंगे। कल जो आपने इंटरव्यू भी किया है योगेंद्र यादव का इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, तो उसमें उन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि उन्होंने कभी नहीं देखा कि इलेक्शन से पहले नेशनल सिक्योरिटी को या मुल्क को बड़ा रिस्क पे लगाया गया, दाव पे लगाया गया। वो खुद कह रहे हैं कि पहली दफा देख रहा हूं मैं। देखिए, इलेक्शन टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है देश में, इंडिया में इलेक्शन, और कुछ बीजेपी के लीडर्स हैं जैसे बीएस येडियुरप्पा जिन्होंने कहा कि हमारे सीटें बढ़ेगी। ये बहुत ही दुखदायक बात उन्होंने की, इसकी आलोचना उनके खुद के पार्टी में हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे हम कह सकते हैं वो केवल इसे चुनावी रणनीति मान रहे हैं। देखिए, मोदी जी अपनी इमेज, उनकी एक इमेज है कि वो टफ लीडर है, मस्कुलर लीडर है, वो आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। तो वो जरूर ये बात साफ है कि अगर इसी तरह से नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा रहे तो उनको उसका फायदा हो सकता है चुनाव में। लेकिन मुझे लगता है इस समय कहना कि ये केवल चुनाव को देखकर हो रहा है, ये गलत होगा। राजीव साहब, आप ठीक कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि सवाल उठाना तो सबका हक है। वहां पे जर्नलिस्ट भी सवाल उठाते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी सवाल करती हैं। जब ऑपोजिशन पार्टीज उनसे ये बार बार सवाल कर रही हैं कि अगर आप दावा करते हैं कि आप इंडियन एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान में जाकर टेररिस्ट कैंप्स को अटैक का निशाना बनाया है उन्होंने, तो क्या सबूत है, आप हमें कोई सबूत दें। कोई सबूत नहीं आता तो मोदी साहब की तरफ से यह जरूर कहा जाता है कि ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं हमारी फोर्सेस पर, हमारी कारकर्दगी पर, वो गद्दार हैं। वो तो उनके जवाब नहीं दे रहे, वो तो उनको गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं ऑपोजिशन के सवाल करने वालों को। देखिए, ये जो एक नैरेटिव चल रही है कि जो सवाल पूछते हैं वो गद्दार हैं, ये बहुत गलत है। ये ना पाकिस्तान में होना चाहिए ना इंडिया में होना चाहिए। आपने खुद भी बड़ा बर्दाश्त किया इसको। जी, खास करके जब जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं तो वाजिब है, हमारी जिम्मेदारी है सवाल पूछना। सवाल पूछने पर हमें गद्दार कहा जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज की जो पॉलिटिक्स है वो इस तरह से इतनी पोलराइज हो गई, इतनी डिवाइड हो गई है, इतना बिखराव उसमें आ गया है, या तो आप हमारे दोस्त हैं, या अगर आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी तो आप दुश्मन बन जाते हैं। तो ये पॉलिटिक्स पे होता है। सही। मैं इलेक्शंस वाली बात पे आपसे एक दोबारा सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखें, सिर्फ इंडिया में नहीं, फोर्ब्स में ये कहा गया, इंडियाज फाइट विद पाकिस्तान सीन लिफ्टिंग मोदीज इलेक्शन चांसेस। क्वाड्स जो कि इंडिया का खुद अपना ही इदारा है, वहां पे भी ये कहा गया कि ये जो कुछ एस्केलेशन हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उससे मोदी के इलेक्शंस को फायदा होगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इस पूरे क्राइसिस में मोदी साहब की एक नजर जो है वो इलेक्शंस पर है। तो आलमी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी अब यही बात कर रहा है सरदेसाई साहब। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया कहे ना कहे, इलेक्शन में मैं बार बार कहता हूं कि वन इश्यू इलेक्शन नहीं होता, सिंगल इश्यू पर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। कई मुद्दे हैं, कई लोकल इश्यूज हैं, कई नेशनल इश्यूज होंगे, कई इंटरनेशनल इश्यूज होंगे। इंटरनेशनल मीडिया ये भी कह रहा था 1 महीने पहले कि नरेंद्र मोदी अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता या पॉपुलैरिटी उनकी बहुत कम हो गई थी, वो बहुत ही पॉपुलर लीडर पहले भी थे, पुलवामा के पहले, और मैं समझता हूं अब भी है। सरदेसाई साहब, क्या जवाब मिले हैं इंडिया की आवाम को, जर्नलिस्ट को, ऑपोजिशन को, जब ये पूछते हैं कि आपने इतना बड़ा क्लेम किया है कि आप पाकिस्तान जाते हैं और वहां पर स्ट्राइक करते हैं और वहां पे कैंप्स तबाह हो जाते हैं, 300 लोग जो है वो हम मार के आ गए हैं, इसका जवाब मिला है आपको, सेटिस्फैक्टरी आंसर? क्योंकि दुनिया भर में, और ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, माइकल जे शेल्डन हो, उनका आप ट्विटर अकाउंट देखें, सैटेलाइट इमेजेस की तरफ इशारा करके बताया गया है कि सिर्फ दरख्तों का नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई कैंप्स नहीं तबाह किए गए। इस पे आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मिला है गवर्नमेंट का अब तक? देखिए, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है, जब से वो एयर स्ट्राइक हुए उससे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। नंबर 2, आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स इसी पर भी आ रहे हैं। कल एक इटालियन जर्नलिस्ट ने बयान दिया जिसने पाकिस्तान पर किताब लिखी है, उन्होंने कहा कि उनकी खबरों के मुताबिक आई विटनेसेस ने कहा है
कि कई एम्बुलेंसेज आए थे, तो ये एक तरफ उनका बयान आता है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान जर्नलिस्ट, आपके जो जर्नलिस्ट है वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। सर इसमें तो पाकिस्तान और इंडिया का मौकिफ हम एक तरफ रख देते हैं, शायद ये लोग समझे कि बाय से दोनों का मौकिफ, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, डेली टेलीग्राफ, गल्फ न्यूज, इन तमाम को आप पढ़ लें, वो सब ये कह रहे हैं कि हमें कोई एक एविडेंस नहीं मिला कि पाकिस्तान में कोई कैंप, कोई बिल्डिंग को निशाना बनाया गया हो या कोई एक शख्स उसमें मरा हो इंसिडेंट में। ये तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये कह रही हैं। देखिए, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन पाकिस्तानी सोर्सेज। इनके ये जितने भी नाम आपने लिए, ये ज्यादातर जो है पाकिस्तानी सोर्सेज पर रिलाई कर रहे हैं। मैं इसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं कह रहा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि उनके पास एविडेंस है और वो सही समय पर इंडियन एयरफोर्स वो फोटोग्राफ्स वगैरह देश के सामने रखेगी। मैं जैसे मैंने कहा, लेकिन सर वन क्वेश्चन हो है सर प्लीज, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस जो है ना वो तो पाकिस्तानी सोर्सेज नहीं हो सकते, वो तो सैटेलाइट सोर्स है ना, वो तो कैसे कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान सोर्स है? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा जब वो फोटोग्राफ्स आए, और फिर अगर आप देखिए दोनों देशों में एक मूड है, हम बिलीव करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट कहती है इस समय, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो उनके पास फोटोग्राफ्स हैं जो वो लाएंगे। आप सैटेलाइट इमेजेस के बारे में कह रहे हैं। आखिर में एक बात तो तय है कि बमबारी हुई है, ये पाकिस्तान भी नहीं डिनाई कर रहा है, आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट भी नहीं डिनाई कर रही है कि इंडियन एयरफोर्स एंटर्ड पाकिस्तान एयर स्पेस। जब आपकी सरकार और खासतौर पे बड़ा हिस्सा वहां पे ये बात करता है कि नहीं इतने दहशतगर्द कैंप्स गिरा दिए गए, 300 लोग मर गए बगैर वेरिफिकेशन के, तो हमें भी यहाँ पे महसूस होता है कि इतना जिंगोइज्म अगर मीडिया दिखा रहा है तो शायद इसकी वजह मोदी सरकार का इलेक्शन ही है। ये यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग तासुर है कि जो कॉर्पोरेट्स मोदी साहब को लेकर आए थे, इस इक्तदार में लेकर आए थे, उसकी गवर्नमेंट बनाने में हेल्प किया था, वो कॉर्पोरेट सेक्टर इस वक्त बड़ा इन्फ्लुएंशियल किरदार अदा कर रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खास तौर पे। ये बहुत बड़ा तासुर है यहाँ पर, और जो फैक्ट्स भी ये कहते हैं। आप कॉर्पोरेट मीडिया को छोड़ दीजिए, एक मिनट मीडिया की तरफ देखिए। हाँ जरूर, मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ ऐसे समय में आप टीवी न्यूज स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हाँ टीवी न्यूज में ये जिसे आप जिंगोइज्म कहें, कुछ भी कहें, जरूर एक तरफ से होता है, और मैं उस मीडिया से एक तरह से दूर हटना चाहता हूं जो जंग की आवाजें करता है। मैं समझता हूं जंग से किसी को फायदा नहीं होता, तो वो जो मीडिया है उसका आप उनसे पूछिए कि उनके क्या मकसद है। मैं तो साफ हूं कि हमें सच्चाई लोगों के सामने लानी है। मैं सोचता रहता हूं कि वो जो एंकर्स, वो जर्नलिस्ट हैं, वो जानबूझ के ये करते हैं या वो यकीन ले आते हैं, वो ईमान ले आते हैं इस बात पे कि हाँ जो हमारी हुकूमत बता रही है वो ठीक है, या फिर वो जानते बूझते गलत इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आप पाकिस्तानी एंकर है तो आप पाकिस्तान का झंडा फैलाकर कभी कभी एंकरिंग करते हैं। जब आप इंडियन एंकर है, आप इंडियन झंडा फैलाकर एंकरिंग करते हैं। मैं समझता हूँ एंकर पाकिस्तानी हो या इंडियन, हमने इंसानियत के नाम पर हमारी एंकरिंग करनी चाहिए। सच्चाई हमारी बुनियाद है। हमने तो कल भी पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से ये पूछा था सवाल कि जो जिहादी तंजीमें हैं उस पर बार बार सवाल उठता है, दुनिया भर से सवाल उठता है, इस हवाले से आप क्या करेंगे? तो हमें कैटेगोरिकली ये कहा गया कि बिल्कुल हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और हम हर तरह को पाकिस्तान की सरजमीन को कभी इस्तेमाल ना होने दिया जाए दहशतगर्दी के लिए। ये हमारी ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई क्या है? पिछले 11-15 सालों में आप सच्चाई देखिए। ये हम, और मैं आज इस प्रोग्राम में उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम पिछले 15-20 साल का इतिहास देखें तो जो टेरर अटैक्स होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमें इंट्रोस्पेक्शन के साथ एक्शन भी करनी है। जमाना अब एक्शन का है। एक नया पाकिस्तान और नया इंडिया अगर बनाना है, सर ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दहशतगर्दी पे भी बात करेंगे, क्योंकि सिमिलर कंसर्न्स हमारे हैं। बलूचिस्तान में हमारे कंसर्न्स हैं, खासतौर पे जब मोदी साहब कहते हैं लाल किला पे खड़े होके कि बलूचिस्तानियों की तरफ से मुझे पैगामात आते हैं, तो हमारे भी ये कंसर्न है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर इशू पे बात होनी चाहिए, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। ये जो आपके कंसर्न्स हैं दहशतगर्दी के, ये पाकिस्तान के सिमिलर हैं। और सिर्फ ये नहीं है, कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई हमला होता है तो वो इंडिया ने अफगानिस्तान के थ्रू करवाया है। ये तमाम बातें यहां पर भी होती हैं। देखिए, इस तरह की अगर हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे तो ये हम कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हमने बहुत प्रूफ भी दिया है। मैं मुंबई से आता हूं, मैंने देखा मुंबई 26/11 में जो हुआ, मैंने वो कवर किया। अजमल कसब कहां से आता था, उसके किससे लिंक्स थे, उसके टेप रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब दुनिया के सामने है।
अब उस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इंडिया भी किस तरह से उसे देखेगा। तो हम एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, लेकिन जो सच्चाई है, जो एविडेंस है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइएगा, आगे बढ़ना है। ठीक है सर देसाई साहब, के जो कश्मीर में एक रियलिटी है उसको आप कैसा देखते हैं? कल जो ओआईसी की रेजोल्यूशन कहा गया है कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है और वहां पे जो जुल्म हो रहा है उसको इंडियन टेररिज्म करार दिया गया है, ओआईसी की इस रेजोल्यूशन में उसको कंडेम किया गया है। आपको भी पता है 2016 के बाद खासतौर पे हालात वहां पे कितने ज्यादा खराब हुए हैं, पैलेट गन्स के वाकयात हो, ये तमाम इश्यूज हैं। क्या आपकी गवर्नमेंट ये देखने को तैयार है कि इस मामले को अब कैसे हल करना है? क्या आप नहीं समझते कि 2014 के बाद से जो पॉलिसी रही है मोदी साहब की कश्मीर में वो फेल हुई है? टेररिस्ट अटैक्स ज्यादा बढ़े हैं, वहां पे जो सिविलियंस की अमवात है उसमें इजाफा हुआ है। खुद इंडिया के लिए ऐसा लग रहा है कि कश्मीर पॉलिसी फेल होती हुई नजर आ रही है। देखिए, दो बातें। एक तो आपने ओआईसी रेजोल्यूशन की बात की, उसी ओआईसी में सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान ने कहा, ये भी कहा, थ्रेट किया कि हम बॉयकॉट करेंगे, इसके बावजूद सुषमा स्वराज को वहां बुलाया गया। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन वहां स्पीच दी, महात्मा गांधी के वैल्यूज पर, उनके प्रिंसिपल्स पर, अहिंसा, नॉन वायलेंस पर उन्होंने बहुत बात की। तो ओआईसी पर आना ही इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। आपने कश्मीर का जिक्र किया। हाँ, हालात कश्मीर में ऐसे हैं जिस पर नजर जरूर होनी चाहिए। दुनिया की नजर एक तरह से मैं मानता हूं कि कुछ हद तक कश्मीर पर होती है जब भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन कश्मीर में दहशतगर्दी किसने फैलाई है? कौन है वो जिहादी ताकतें जिन्होंने वहां जो सिचुएशन है उसका फायदा उठाया? किसको नुकसान पहुंचाया है? क्या उनको भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अगर हम कश्मीर पर बात करना चाहिए, जरूर होनी चाहिए। उसके साथ साथ टेरर पर होनी पड़ेगी, क्योंकि टेरर और कश्मीर एक तरह से जुड़े हुए हैं। सर, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि माजी की हैं। अब तो एस दौलत साहब ने कहा है इंडिजिनस मूवमेंट है। आप ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़ें तो वहां पे कहा गया है कि इंडिया एंगेज करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया एंगेज करती हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि 586 सिविलियंस को मारा गया, इसमें से कोई जिहादी लोग नहीं थे। ओआईसी की मैंने आपको रेजोल्यूशन बता दी। यूनाइटेड नेशन का कुछ खुद जो अपना रिपोर्ट थी 2018 जुलाई में, वो कहती है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है वहां पर। तो आपने जो स्टैटिस्टिक्स दिए, उस स्टैटिस्टिक्स को लेकर अगर आप अपनी एक तकरीर करें, वो अपने आप में आप कह रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि ये वहां उसे डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं, इंडिया उससे कह रहा है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ये इंडिया का पार्ट है। अब ये जो सभी मसले हैं ये तभी सुलझाए जा सकते हैं व्हेन एटमॉस्फेयर ऑफ वायलेंस है। सही। जब तक ये दहशतगर्दी रहेगी, जब तक ये वायलेंस का माहौल रहेगा, तब तक कोई भी मसला जो हो, जो भी फिगर्स आप दे या मैं आज दूं, उससे मसला नहीं सुलझ सकता। मसला तभी सुलझेगा व्हेन देयर इज एन एंड टू वायलेंस। बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव सरदेसाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।